दिस इज संगीता हियर। हम कर रहे हैं UPMRC जेई पेपर एनालिसिस और ये है भाग 2। इससे पहले के पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उन्हें वहाँ से ज़रूर देखें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In a laboratory soil test, the sample has an area of cross section of 12.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक लेबोरेटरी सॉइल टेस्ट है जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सॉइल सैंपल का है हमारा 12.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है यानी आई की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। डिस्चार्ज हमारा कितना मेजर हो रहा है, वो हो रहा है 150 ml विद इन 120 सेकेंड। ओके, तो पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की हमें फाइंड आउट करना है और कौन सा लॉ अप्लाई करना है हमें यहाँ पे, डार्सी लॉ अप्लाई करना है। ओके, नाउ वी मूव टू द सॉल्यूशन। हियर डार्सी लॉ क्या है, जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। अगर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा के, जो क्या है, जो हमारा परमेबिलिटी कांस्टेंट है। अगर हम इसे किस फॉर्म में लिखें, हम अगर इसे लिखें डिस्चार्ज के फॉर्म में तो फॉर्मूला हमें मिलेगा ये, और के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी Q/AIT। अब मैं आपको बता दूँ ये जिस फॉर्म में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है डायरेक्टली। ठीक है, और क्वेश्चन तो बनते ही हैं जैसा कि आप देख रहे हो, और नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनते। आपका ये सॉल्यूशन बहुत ही इजीली हो जाता है अगर पेपर में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। जैसे जैसे वो वैल्यू दी हुई थी वैसे वैसे हमने रख ली। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया आंसर हमारा 0.0005 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं आंसर मैच करते हैं। यहाँ आंसर mm में दिया है तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हो गया 0.0005 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीवेज अनुलग्नक नहीं है। तो जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो सीवेज अनुलग्नक नहीं होता है। ठीक है, ये मैनहोल, कैच बेसिंग, इन्वर्टेड साइफन, ये सारे सीवेज अनुलग्नक हैं। ठीक है, ओके, जो कि मदद करते हैं सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट तक कैरी करने में। ठीक है, नाउ अ प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज, ये पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कैसा डिफाइंड होता है। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होना चाहिए, यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर लिखता तो ये क्वेश्चन शायद पूरा लगता। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जहाँ पर केवल नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, कोई भी शियर स्ट्रेस ना हो। जैसे अगर हम मोहर सर्किल में बात करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, मोहर सर्किल की बात करें। अब हमारा मान लेते हैं यहाँ पर कितना स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, और यहाँ भी स्ट्रेस कितना है, यहाँ भी स्ट्रेस है सिग्मा, और ये है इसका ओरिएंटेशन है 0 0। ओके, ठीक है, तो अब जो ये वाला प्लेन आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेन, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे केवल क्या है, यहाँ पे केवल हमारा, यहाँ कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे केवल हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। ओके, केवल नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। ओके, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन हो गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर द मेन पाइप लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द पॉपुलेटेड एरिया। ये क्या कह रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में सिस्टम में जो हमारी मेन पाइपलाइन है वो सेंटर ऑफ पॉपुलेटेड एरिया के बीच में से जा रही है। जैसे कि लेट्स से दिस इज़ अ पॉपुलेटेड एरिया, देन जो हमारा मेन पाइपलाइन होगा वो ऐसे जा रहा है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि सब मेन टेक ऑफ फ्रॉम इट टू बोथ साइड, तो इससे बोथ साइड में सब मेन टेक ऑफ हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड में सब मेन निकल रही है। ठीक है, विच डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, जो बहुत सारे ब्रांच में टूट रही है। ठीक है, अब इनके छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे। ठीक है, इनके छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे, इनके छोटे छोटे ब्रांचेस हैं और यहाँ से भी छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है, दैट्स मीन, तो ये पूछ रहा है ये किस टाइप का, तो ये किस टाइप का हो गया, ये होता है डेड इन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैं कैसा फिगर बन गया, ये हो गया डेड इन सिस्टम। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A saturated soil sample can be represented as
3 फेज सिस्टम, नो फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम, 1 फेज। तो हम जानते हैं सेचुरेटेड सॉइल सैंपल, अगर हमारा सॉइल सैंपल सेचुरेटेड है तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें होगा सॉइल सॉलिड और क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो कितना फेज हो गया, एक फेज ये, दूसरा फेज ये, 2 फेज हो गया। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है ALN/60, ये किसकी वैल्यू दिया है, ये Q की वैल्यू दी है। ठीक है, जहाँ पे Q हमारा क्या है, Q हमारा है डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू, ये कहना चाहता है ALN/60। ठीक, तो और क्या पूछ रहा है, और क्या बता रहा है, वेयर ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर पिस्टन, जहाँ पे ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है पिस्टन या फिर सिलेंडर का, एल जो है वो स्ट्रोक लेंथ है पिस्टन का, और एन जो है वो आरपीएम है क्रैंक का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है वो किसके लिए सही है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए सही है, ये सही है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। अगर हम डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए बात करें तो यही फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, दैट इज 2ALN डिवाइड बाई 60। दिस इज फॉर डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, now we move to the next question. In a prismatic compass 90 डिग्री, in a prismatic compass, अब ये प्रिज्मेटिक कंपास के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछेगा और जो इसमें से सही होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री इज मार्क्ड एट साउथ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल, नहीं ये बिल्कुल गलत है। 0 डिग्री इज मार्क्ड एट साउथ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास की तो जो साउथ एंड होता है ना, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री मार्क होता है। ओके, 0 डिग्री मार्क होता है। ओके, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, हालांकि हमें ऑप्शन तो मिल चुका लेकिन और भी अदर ऑप्शन देख लेते हैं। 0 डिग्री इज मार्क बोथ एट साउथ एंड एज वेल एज नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 180 डिग्री मार्क है साउथ एंड ऑफ द मैग्नेटिक निडल, नहीं ऐसा नहीं होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समटाइम्स वाइल सर्वेइंग ए स्मॉल एरिया, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एंगल बिटवीन अ फिक्स रेफरेंस लाइन और कन्वीनियंट डायरेक्शन एट साइड। तो जो डायरेक्शन होता है सर्वे लाइन का वो किसी फिक्स रेफरेंस लाइन या फिर किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन के संदर्भ में दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो तो फिक्स रेफरेंस लाइन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक है, आर्बिट्रेरी मेरिडियन। ठीक, ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लिक्विडिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अब ये कह रहा है लिक्विडिटी इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, सॉलिड में होगा कि लिक्विड में होगा या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में होगा या फिर प्लास्टिक स्टेट में होगा। तो पहले देख लेते हैं हम, तो लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम दिखाते हैं IL से, तो IL इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज W माइनस WP अपॉन IP। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, अगर मैं मानूं कि ये हमारा लिक्विड लिमिट है यहाँ पे और ये हमारा प्लास्टिक लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, तो जब मेरा IL का वैल्यू 1 होता है तो जो मेरी सॉइल की स्टेट होती है वो कुछ यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है लिक्विड लिमिट पे। ठीक, यानी अगर मेरा W जो है वो इक्वल हो जाए WL के, तभी तो ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बराबर होगी, तो कट के इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 1 से ज़्यादा हो तो कौन सा स्टेट होगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा तो ये L से कुछ यहाँ पे आ गई होगी, तभी तो L से ज़्यादा होगा, L से कुछ यहाँ पे आ गई होगी। तो WL की वैल्यू अगर हमारी WL की वैल्यू जो हमारा जो WL की वैल्यू कम हो जो हमारे नेचुरल कंटेंट है उससे, यानी क्या, जो हमारा वाटर का नेचुरल कंटेंट है वो पार कर गया है WL की वैल्यू, तो हमारा किस स्टेट में चला जाएगा, ये तो हमारे लिमिट पे था, जब हमारा 1 था तो लिक्विड लिमिट पे था। अब जो इस स्टेट में है ये कौन सा स्टेट है, ये है लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स अगर हमारा वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ये सॉइल किस में होगा, ये होगा लिक्विड स्टेट में, जैसा कि मैंने बताया अभी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IS 8041 for rapid hardening cement, the setting time of cement when tested by the Vicat apparatus method is,
अब ये पूछ रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो विकार्ट एपरेटस मेथड होता है जो कि निकालता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। तो आपको यही वैल्यू बतानी है कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना मिनट होता है। तो लड़के जो होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं कि हार्डनिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ठीक है, तो इसका जो सेटिंग होता होगा वो रैपिड होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी सेटिंग ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हमारा ओपीसी का होता है। केवल जो स्ट्रेंथ हार्डनिंग होता है वो स्टार्टिंग के पीरियड में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा दैट शुड बी नॉट लेस देन 30 मिनट, and the final setting time on test should be not more than 600 minutes. That is the correct answer. Okay, now move to the next question is autoclave test on cement is done to know। ये पूछ रहा है कि ऑटोक्लेव टेस्ट जो होता है सीमेंट में वो क्या जानने के लिए किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो ऑटोक्लेव टेस्ट होता है वो बताता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और कोर कटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है या फिर कोर कटर मेथड होता है वो क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या ये इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या फिर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है टेस्ट वो किए जाते हैं इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए, या फिर लेट्स से डेंसिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए, इन सिटू डेंसिटी ऑफ सॉइल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट प्लेन सर्विंग। निम्नलिखित में से प्लेन सर्विंग के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड एज्यूमिंग अर्थ सरफेस टू बी प्लेन। एकदम सही है। जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर होता है प्लेन सर्विंग में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। नहीं, गलत है। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ अकाउंट में नहीं लिया जाता है, ठीक है। जनरली सुटेबल फॉर एरिया मोर देन 500 किलोमीटर। नहीं, ये गलत है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लो। ये सही है, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या दिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू। फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू। सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। And second and third are not true. Second and third are not true. That means it is the correct answer. Okay. Now option number D is the correct answer. Now we should move to the next question. Okay. The question is the permissible limit for pH of drinking water must be। ये पूछ रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए pH की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो लिमिट होती है वो होती है 6.5 to 8.5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now we should move to the next question. A freshly cut surface of timber should exhibit। ये पूछ रहा है जो फ्रेशली कट टिम्बर की सरफेस होती है वो कैसी दिखनी चाहिए। क्या ये हार्ड और शाइनिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट या फिर शाइनिंग होनी चाहिए, सॉफ्ट या फिर लाइट या फिर डल कलर होना चाहिए, या फिर हार्ड और लाइट और डल कलर होना चाहिए, ठीक है। तो जो फ्रेशली कट सरफेस होता है वो होता है मेरा हार्डनेस और शुड बी शाइनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लेकिन अगर हमारा फ्रेशली कट ना हो, यानी हमारा अगर सरफेस पुराना हो गया हो, तो वो कैसा होता है, वो होता है हार्ड और डल कलर वाला, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट ट्राइंगुलर सेक्शन इन ओपन चैनल। अब ऑप्शन दे दिया है, जैसे तो पहले हम क्या करते हैं, ओपन एक बना लेते हैं ट्रायंगुलर ओपन चैनल, ठीक है। लेट से यहाँ तक पानी भरा हुआ है हमारा, ठीक है, और मान लेते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यूनिट हाइट है 1 मीटर की, ठीक। ओके, और जो मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर चैनल होता है हमारा, उसका जो ये जो दोनों पार्ट हो, दोनों पोर्शन होते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी क्या वर्टिकल से ये जो एंगल बनता है वो होता है 45 डिग्री का, ठीक है, ये वाला एंगल। ओके, तो अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं। टॉप विड्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज ट्वाइस द डेप्थ ऑफ वाटर। ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे तो सिंपल मैथ है, आपको सिंपल मैथ यहाँ पे लगाना है। तो 45 डिग्री ये हो गया, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, तो ये जो लेंथ होगी वो 2 टाइम होगी डेप्थ के, यानी पहला नंबर ऑप्शन सही है। साइड ऑफ चैनल मेक्स 45 टू द वर्टिकल, ऑब्वियसली ये 45 वर्टिकल से बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ इज 75% डेप्थ ऑफ वाटर, ना ये गलत है,
ठीक है, यानी जो हाइड्रोलिक डेप्थ होता है ये कहना चाहते हैं कि 75% होता है डेप्थ ऑफ वाटर की, ये गलत है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना नहीं आएगा, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं कि सही है, ठीक। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन यूजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ 25,000 meter cube per day is 9 kg. The dose is in milligram per liter. ना सिंपल है, आपको बस क्या करना है, डोज निकालना है मिलीग्राम पर लीटर में, नॉर्मल है। अगर ये 9 kg दिया है तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीग्राम में, ठीक है। तो मिलीग्राम में ऐसे कन्वर्ट किए। अब इसको हम क्या करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग लीटर में। दैट मीन्स हम, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.36, ओके 0.36। ये क्या हो गया, mg पर लीटर में। तो ये वाली वैल्यू हमारी, ये वाली वैल्यू मिल गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। केवल थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।